दोस्तों, मुझे ये बताने का मन नहीं कर रहा है कि मैं उस आदमी के साथ क्यों रह रही हूँ जिसने मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया था। वो तब भी मेरा पति था और आज भी दुनिया के लिए ही सही, पर है तो मेरा पति ही। मुझे उस वक्त 3 महीने की प्रेगनेंसी थी। प्राइवेट पार्ट जल जाने से मैंने अपना 5वां बच्चा अपनी जान पर खेलकर पैदा किया। फिर भी आप सोचते होंगे ना, इतना होने पर भी मैं उस आदमी के साथ क्यों रह रही हूँ। मैं आज भी अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। माफ तो उसे कभी कर ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे अपने अपराधी पति के साथ रहना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह मेरी 4 बेटियां हैं। उनकी शादी नहीं हो रही थी। 2 की अभी शादी की है। अभी भी 2 बेटियां शादी करने को हैं। उनके ससुराल के हजारों मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मुझे मेरी बेटियों की गृहस्थी बसाने के लिए अपने कातिल पति के साथ रहना पड़ रहा है। मैं रेशमा हूँ, लखनऊ में रहती हूँ। शहर के उस रेस्तरां में काम करती हूँ जहाँ मेरी जैसी बेसहारा औरतें ही रेस्तरां चलाती हैं। मैं अपना घर खुद चलाती हूँ। मेरा कमर से नीचे जांघ तक का सारा शरीर जला हुआ है। सुबह घर से ऑफिस आने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी तरह आती हूँ। घर आज भी मैं ही चलाती हूँ। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने एक के बाद एक 5 बेटियों को जन्म दिया था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ शादी के बाद इतना बुरा होगा। जब मेरी शादी हुई थी तो बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी अपना सपना देखा था। मेरा एक घर होगा, पति होगा, परिवार होगा, लेकिन मेरी शादी ही मेरी बर्बादी की कहानी बन गई। मैं उस वक्त 16 साल की थी। घर में सबसे बड़ी थी। गरीब परिवार था। माँ को लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम मैं तो सुखी हो जाऊंगी, पेट भर खाना खाऊंगी और मेरे जीने से मेरी माँ की जिम्मेदारी भी कम होगी। हम 2 बहनों के अलावा हमारा एक भाई भी था। लड़का देखकर मेरी शादी कर दी गई। मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं थी। पापा को एक ट्रेन में मिली थी। उसे कोई छोड़कर चला गया था। अब तो उसकी भी शादी हो गई है। खैर, मैं ससुराल पहुंची तो आसपास की औरतें मुझे देखने आई। मुझे लगा कि सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, मुंह दिखाई देंगे, लेकिन मुझे पहला धक्का तब लगा जब मोहल्ले की औरतों ने पूछा कि दहेज में क्या लेकर आई है। मेरी सास ने कहा कि बहुत गरीब है, बस इसे ही दिया है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोहल्ले की औरतें तो होती ही ऐसी हैं। कम से कम मेरे पति ने मुझसे यह सब नहीं कहा। मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी थी। पहले 9 महीने तो बहुत अच्छे कटे। इसके बाद बच्चे को लेकर चीजें खटकने लगी। पति बच्चा चाहते थे, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो मुझे कानपुर, लखनऊ के कई डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी उम्र कम है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तब से मेरा पति मुझ पर शक करने लगा। वो कहने लगा शादी से पहले मेरा कहीं अफेयर था, इसलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। इस बात पर कई दफा बवाल हुआ, मारपीट हुई। एक दफा तो पति ने इतना जोर से चाटा मारा कि मेरे कान से खून निकलने लगा। शक के चलते मेरे पति ने मेरी जिंदगी नर्क कर दी थी। मैं सहती गई। हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी। हर बात झगड़ा, मारपीट पर खत्म होता। तंग आकर मैं मायके चली गई। कुछ दिन बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी अब्बू को लगने लगा कि यह बात मेरे पति को बता देनी चाहिए। देरी होने पर कहीं वो यह ना समझे कि बच्चा किसी और का है। अम्मी अबू ने पति को बताया कि रेशमा प्रेग्नेंट है,
लेकिन फिर भी ससुराल से एक फ़ोन तक नहीं आया। पापा ही मेरी देखभाल करते थे। मैंने उस वक्त हर दिन अपने पति का इंतज़ार किया। यह मेरा पहला बच्चा होने वाला था, लेकिन अब उसको लेकर मेरे सारे अरमान टूट गए हैं। कहा तो सोचा था कि पति देखभाल करेगा, डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी तरह 9 महीने के बाद 26 जनवरी 2000 को बेटी पैदा हुई। दूसरे दिन मेरे पति बेटी को देखने के लिए आए, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी माँ ने उनके हाथ से बेटी को ले लिया और कहने लगी कि जब तुम्हें मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है तो इससे क्या मतलब है तुम्हारा। खैर 3 महीने के बाद स्लो के बाद मैं ससुराल चली गई। अब हालात और बदलने लगे। पति मुझे पाई पाई के लिए मोहताज रखने लगा। बेटी के लिए दूध लाने तक से पति ने किनारा कर लिया था। पति ने काम करना बंद कर दिया तो सास ससुर ने मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। घर में पहले खाना वो लोग खाते थे, फिर मुझे देते थे। समय ऐसे ही कला से बीतता गया। 1 साल बाद तंग आकर मैं फिर से मायके चली गई। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। इस दफ़ा भी मेरी बेटी को ही जन्म दिया। माँ मुझसे कहने लगी कि मैं अपने पति से तलाक ले लूँ। मैं मायके में ही रहती थी। फिर मेरे पति ने लखनऊ की सिविल कोर्ट में अर्जी लगाई कि मेरी पत्नी वापस घर नहीं आ रही है। मैं अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर केस के सिलसिले में कानपुर से लखनऊ जाती थी। जाने से एक दिन पहले तैयारी करती थी। सुबह सुबह कानपुर से लखनऊ के लिए निकल जाती, फिर वहां से रात को आना होता था। मेरे माता पिता भी मेरे साथ जाते थे। कई महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी बेटी को खूब मारा और खुद को भी मारा। इस पर मेरे पापा ने मुझे मारा। मुझसे अपने माता पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। घर में तनाव रहता था। मैं गुस्से में बच्चों को पीट देती थी। अब मुझे लगने लगा कि मुझे ससुराल चले जाना चाहिए। मैं ससुराल आ गई। अब मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होने लगा, लेकिन किसी तरह से मैं वक्त को धक्का देती रही। मैं तीसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई। उधर मेरे ससुर की हालत भी खराब हो गई। ससुराल में मेरे सिर्फ ससुर ही अच्छे थे। उनकी मौत हो गई। हालात अब और ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। मेरी तीसरी भी बेटी हुई। हालांकि मेरे पति ने मेरी तीनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन रोज़मर्रा के खर्चे के पैसे नहीं दिए। कॉपी, पेंसिल, रबड़, खाना, फीस, किसी भी चीज़ के लिए पैसे मुझे नहीं दिए। मैंने हार कर खुद सिलाई करना शुरू कर दिया। मेरे सिले कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगे। इससे मेरा खर्च चलने लगा। मेरे 3 बेटियां हो गई। मेरी ननंद भी हमारे ही पास रहती थी। वो तलाकशुदा थी। उसकी एक बेटा भी था। मेरी सास उसके बेटे को मुझे नहीं देती थी कि कहीं मैं उसे नज़र न लगा दूं। मेरे पति भी मुझसे कहने लगे कि देखो फलाना का बेटा है जो उसके काम में उसका साथ देता है। अरे वो फलाने को देखो, मेरे साथ ही शादी हुई थी, अब उसका बेटा भी उसके बराबर का हो गया है। यह सब सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा कि मेरा बेटा होना चाहिए था। कम से कम बेटा होने पर ससुराल में इज्जत तो मिलती। मेरे पति को अब दिन रात यह लगने लगा कि अब तो बेटा ही होना चाहिए। जब मैं चौथी दफ़ा प्रेग्नेंट थी तो अस्पताल में मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरी सांस उखड़ रही थी। मेरा पति मुझे अस्पताल में ही छोड़कर चला गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पति तो भाग गया है। मेरी हालत बिगड़ते जा रही थी। मैंने डॉक्टर से मिन्नतें की कि किसी तरह मुझे बचा लो, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवा देने के बाद कहा कि मेरी हालत सही नहीं है और मुझे मेडिकल कॉलेज जाना होगा। तब तक मेरे माता पिता आ चुके थे। मेडिकल कॉलेज जाकर मेरा इलाज हुआ। चौथी बार भी बेटी हुई।
मेरा पति भी वहाँ आ गया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मेरे घर के पीछे की सड़क से ले जाना, क्योंकि लोग चौथी बेटी होने पर मजाक करेंगे। मैं छिपते छिपाते अपनी चौथी बेटी को लेकर घर पहुंची। लोगों के मजाक मेरे कानों तक भी पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लो, सनी देओल की चौथी बहन आ गई है। इसके बाद मैं काम करके अपना गुजारा करने लगी। मेरी ही कमाई से घर चलता था। मैं दिन में बच्चों को संभालती थी और रात में कपड़ों की कटिंग किया करती थी। फिर मुझे टीबी की बीमारी हो गई। मेरी खांसी ही ठीक नहीं हो रही थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे थे। मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया। वे लोग आकर मुझे लेकर गए और जब सभी जांच हुई तो पता लगा कि मुझे टीबी है। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। मेरी बेटियां मेरे ससुराल में ही थीं, इसलिए मुझे कानपुर से जल्दी लखनऊ वापस आना पड़ा। वापस आने पर घर परिवार में किसी ने मुझसे बात नहीं की। सभी ने दूरी बना ली। कहा कि मुझे टीबी है। ऐसे करते 3 साल बीत गए। मुझे लगा कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं 5वीं दफ़ा भी 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। बेटियां होने पर मेरे पति ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। 5वीं दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति किसी तरह अल्ट्रासाउंड की बात करके आए और यह जुगाड़ भी करके आए कि अगर बेटी होगी तो ऑपरेशन करवाना है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपना काम कर रही थी। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। मैं नहीं मानी। मैं जानती थी कि अगर बेटी हुई तो यह आदमी ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन करवा देगा। मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। झगड़े के बाद मेरे पति कहीं बाहर चले गए। मैं भी अपने काम में लग गई। मैं जानती थी कि हर दिन झगड़ा होना और फिर कुछ देर में सब ठीक हो जाता है। मैं घर में आराम से शाम के समय रात के लिए खाना की तैयारी कर रही थी। मैं सब्जी काट रही थी कि मेरे पति आए। उनके हाथ में एक डिब्बा था, उसमें तेजाब था। उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखी और बेहोश हो गई। दर्द जलन से मेरी जान निकल गई। मेरा पेशाब और लेट्रिन भी निकल गई। मेरी 12 साल की बेटी रोने लगी। भागकर पड़ोसन को बुलाकर लेकर आई। पड़ोसन आई तो मुझे देखकर वो भी बेहोश हो गई। पूरा एक दिन मैं ऐसे ही पड़ी रही। किसी तरह मेरी बेटी ने मेरे पिता को फ़ोन किया। मेरे पिता आए और मुझे गोद में उठाकर गाड़ी करके कानपुर ले गए। वहाँ मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल वालों ने कहा कि पहले 3 लाख रुपए जमा करवाओ, तब हाथ लगाएंगे। मेरे भाई और पिता ने हाथ पांव जोड़े कि किसी तरह वो लोग मेरा इलाज शुरू कर दें। पैसों का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वहाँ से मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहाँ बोला गया कि यह प्रेग्नेंट है, पहले पति को लेकर आओ, पति के बिना इसका इलाज नहीं होगा। मेरे पिता और भाई ने उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई नहीं माना। मेरे भाई ने बोला कि इसका पति मर गया है, अब इलाज करो। मेरे शरीर में अब पस पड़ चुका था, खून निकल रहा था। खैर मेरा इलाज शुरू हुआ। तब तक वहाँ मीडिया आ चुका था। मेरा भाई ने उन्हें बुलाया था। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरे पति ने बेटियों को जन्म देने की वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट में तेजाब गिरा दिया। मीडिया में मेरी कहानी आई। सरकार और कुछ एनजीओ मेरी मदद के लिए आगे आए। मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सज़ा हुई। मुझे एक एनजीओ में नौकरी मिल गई। 6 साल बाद इस समय मेरे पति बेल पर बाहर आए हैं। मेरे ही साथ रहते हैं। मैं उन्हें ज़िंदगी भर माफ़ तो नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी के 23 साल उस आदमी ने बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि अपनी बेटियों की वजह से मुझे उन्हें अपने साथ रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।